सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फिजिक्स का, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स। एंड दिल थाम के बैठिए बच्चा, यहाँ पे टोटल 36 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। टोटल 36 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में। सिर्फ जनवरी में भी आपको ऐसे ही कुछ 34 क्वेश्चन हैं, राइट। तो ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का पीडीएफ है इस 36 क्वेश्चंस का, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है। लिंक ये रहा, नीचे आपको लिंक मेंशन्ड है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट मार के इसे टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फिर आके इसका डिस्कशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल है ना, और वन टेक में आपको पता है कि हम यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना समय लगता है इसको शूट करने में। एंड सिर्फ 2023 ही नहीं, मॉडर्न फिजिक्स का हमने यहाँ पे 2020 के सारे क्वेश्चन है, 2021 के सारे क्वेश्चन है। भैया 2021 में टोटल 70 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 2022 के जून और जुलाई के और 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के। ये जो मॉडर्न फिजिक्स का आपका प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉडर्न फिजिक्स का हमने इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल किए हैं, तो आप मेक श्योर करें कि यहां से इन चीजों को आप खत्म कर रहे हैं। चलिए इसी बात पे अभी ही वीडियो को आप चाहो तो लाइक कर सकते हो एंड लेट अस स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो कुछ कुछ सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको आना चाहिए। चैप्टर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसका मार्क्स उठा सकते हैं। सवाल कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर गिवन एज 4k 2k एंड k। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, अल्फा एंड प्रोटॉन आर एज फॉलोज। तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको होता है h/mv। सही बात है सर, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए, तो हम यहाँ पे mv की जगह क्या लिख सकते हैं? बड़ा ही स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है 2mk। लीनियर मोमेंटम को आप बेसिकली √2mk लिख सकते हो। तो सर यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो आपका वेवलेंथ है ना, वो आपको मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वो आपको काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको तो मासेस भी अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि आपको एक बारी इलेक्ट्रॉन है, एक बारी अल्फा पार्टिकल है और एक बारी आपका प्रोटॉन है, और आपको काइनेटिक एनर्जी भी तीनों के अलग अलग है। सो वी हैव टू बैलेंस बोथ, राइट। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो भैया मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आपने m बोला है तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको बेसिकली 4m हो जाएगा। सो बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तो आपको आसपास है, लेकिन जहां तक बच्चा यहाँ पे बात आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। आपको पता है ना ये बात। यहाँ पे आपको 10⁻⁻27 kg का ऑर्डर होता है और यहाँ पे आपको 10⁻31 का ऑर्डर होता है। सो me इज वेरी वेरी स्मॉल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, और तीनों का काइनेटिक एनर्जी भी आपको कंपेरेबल है, मतलब कोई बहुत दूर दूर तो नहीं है, काफी आसपास ही है। तो जहां तक बात डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है ना, देखिएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपको यहां से दिख रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास एंड काइनेटिक एनर्जी। तो भैया इलेक्ट्रॉन का मास तीनों में इतना ज्यादा छोटा है कि इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो पक्के तौर पे सबसे ज्यादा होगा। आपको यहां पे कंपेयर करना चाहिए सिर्फ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में, राइट। अब m इंटू के का जो प्रोडक्ट है, m इंटू के का जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन का मास m है और आपका प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है। और यही प्रोडक्ट आपको अल्फा पार्टिकल के लिए कितना है? अल्फा पार्टिकल का मास भी 4m दे रखा है और अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आपको 2k दे रखा है, यानी दिस प्रोडक्ट इज 8mk, और यहां पे सिर्फ mk दिखाई दे रहा है। तो भैया हमको साफ साफ दिख रहा है ना कि लैम्डा तो आपको इनवर्सली रिलेटेड है मास और k के प्रोडक्ट को। तो सर यहां पे हमको दिख रहा है कि प्रोटॉन के लिए mk का प्रोडक्ट छोटा है और अल्फा पार्टिकल के लिए mk का प्रोडक्ट बड़ा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो यहां पे पहले प्रोटॉन आ जाएगा और फिर आपका यहां पे अल्फा पार्टिकल आएगा। इलेक्ट्रॉन की तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो मास इतना ज्यादा छोटा है कि उसका लैम्डा बड़ा ही होगा, ठीक। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन, फिर आपको प्रोटॉन और फिर आपको अल्फा पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको इस प्रकार से एनर्जी लेवल्स दे रखा है
द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर एज शोन इन द फिगर। हाइड्रोजन एटम है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। द ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू एमिशन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज व्हाट, राइट। तो सर जो आपको वेवलेंथ और एनर्जी है ना, उसमें एक संबंध है। क्या है सर? आपका जो एनर्जी होएगा, जो भी आपको, जब आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा ना, तो वो एक फोटोन एमिट करता है, राइट। क्यों? क्योंकि भैया जब वो यहाँ से यहाँ आता है तो एनर्जी आपको रिलीज हो रही होती है। दैट एनर्जी डेल्टा ई बेसिकली, यानी कि इन दोनों एनर्जी लेवल का जो भी डिफरेंस होएगा, दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो सर हमको समझ में आता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। इसका मतलब अगर उस दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत छोटा होगा, और हमको छोटा ही पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि लैम्डा विल बी मिनिमम इंप्लाइज डेल्टा ई शुड बी मैक्सिमम। अब आपको यही चेक करना है कि किस केस में आपको डेल्टा ई सबसे ज्यादा है। देखिए आप चाहो तो यहां पे आसानी से ये भी कर सकते थे कि भैया आपको 4 एनर्जी लेवल से हाइड्रोजन का ही है, अपने को तो सर ये याद भी रहता है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। हालांकि वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने को सर यहीं पे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा ना, वो इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिलेगा। दिख रहा है, इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि जब आपको यहां से यहां, तो ये जो डी वाला ट्रांजिशन है, वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है। बाकी सब जगह अगर आप देखो, इसको और इसको भी डिफरेंस करोगे तो ये आपको 2 के ऑर्डर का कुछ है, लेकिन इसका और इसका डिफरेंस करोगे तो ये आपको लगभग 12 या 11 के ऑर्डर का चल रहा है। ठीक है, तो डी हमको दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर एकदम? तो सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने को सवाल को क्रैक करना है। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ Li++ is dash into 10 to the power -12 मीटर। टेक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज 0.51 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात है सर। अच्छा, तो देखिए आपके पास ये एक इक्वेशन होता है रेडियस के लिए। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपका बेसिकली एंगस्ट्रॉम है। अच्छा सर, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दिख रहा है कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। देखिए, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलता है इतना ले लो। हालांकि यहाँ पे क्लियरली इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये लोग n = 1 की ही बात कर रहे होंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, कर देना चाहिए था। रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ Li++ इज व्हाट? तो सर हमें यहाँ पे बेसिकली R2/R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, N2/N1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z1/Z2। दिख रहा है, जहां पे R2 हम लोग लिथियम के लिए कर रहे हैं और R1 हमको हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं। तो सर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि R2 हमें चाहिए, R1 हमको प्रश्न में दे रखा है 0.51। अभी फिलहाल के लिए हम इसे एंगस्ट्रॉम में ही छोड़ रहे हैं ताकि मेरा R2 फाइनली एंगस्ट्रॉम में निकल के आए। N2/N1, तो सर लिथियम के लिए क्या है अपना ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट है, तो 5 लिखा, और ये अपना 1 है हाइड्रोजन के लिए। Z1 यानी कि सर आपकी हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी है, 1, एंड लिथियम कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 है ना, ये तो बना। अच्छा, तो सर ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी और 25/3। सर R2 इज इक्वल टू 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 25/3, और ये एंगस्ट्रॉम है, यानी कि सर ये 10 to the power -10 मीटर्स है। अगर तुम केयरफुली देखो तो आपको आंसर 10 to the power -12 में चाहिए, तो आप अपने मन से यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो ताकि यहाँ पे 10 to the power -12 हो जाएगा। सो 51 × 25/3 इंटू 10 to the power -12 मीटर। सो कैलकुलेशन क्या है कि हाँ, स्मार्ट तो अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो काम अपना आगे बढ़ेगा नहीं। सो दिस इज 17 × 25 इंटू 10 to the power -12 मीटर। अब जनाब अपने को 25 × 17 करना है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो 25 × 16 जो है ना, वो आपको 400 होता है, और यहाँ 17 है, यानी एक एक्स्ट्रा 25। तो सर ये आपको 425 होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्मार्टली करोगे तो मेंटली भी किया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 4
25। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अभी तो बहुत लंबा सफर है भाई साहब, 36 क्वेश्चन है यहाँ पे। The work functions of aluminium and gold are 4.1 electron volt and 5.1 electron volt. अच्छा, the ratio of the slope of the stopping potential versus frequency plot for gold to that of aluminium is what? देखिए सबसे पहले तो stopping potential का जो वो इक्वेशन है, यानी कि आपका जो E into stopping potential is equal to incident energy minus your work function। ठीक बात है, हमें स्लोप चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये इंसिडेंट एनर्जी को आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहिए, h इंटू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस योर वर्क फंक्शन। अच्छा सर, हमें सर यहाँ पे E नहीं चाहिए, E को राइट साइड भेजो, तो h बाई ई इंटू फ्रीक्वेंसी 5 बाई ई। तो सर हमने यहाँ पे है ना इक्वेशन बना लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे चेंज करेगा उसकी हमने सर यहाँ पे इक्वेशन बना ली है। अगर तुम ध्यान से देखो भैया, आपका इक्वेशन चाहे एल्यूमिनियम के लिए हो चाहे गोल्ड के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए लिखोगे तो यहाँ पे फाई की जगह वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आएगा, गोल्ड के लिए लिखोगे तो फाई चेंज होगा। लेकिन सर स्लोप क्या होगा? स्लोप तो सर ये फ्रीक्वेंसी के साथ जो चीज है भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x के साथ जो टर्म होता है वही ना स्लोप होता है भाई साहब। तो यहाँ पे आपका h बाई ई तो स्लोप है सर, यहाँ पे स्लोप जो है ना h बाई ई है। तो सर एलिमेंट आपका एल्यूमिनियम हो या गोल्ड हो, स्लोप में कोई चेंज थोड़े ना आएगा। इसका मतलब सर दोनों के लिए स्लोप सेम है, तो स्लोप का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। बात समझ में आ रही है? स्लोप का रेशियो सर 1:1 है। अच्छा चलिए और देखिए, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 6th सेकेंड शिफ्ट, 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। A small particle of mass m moves in such a way that its potential energy is this much, where omega is constant, r is the distance of the particle from the origin. Assuming Bohr's quantization of the momentum and circular orbit, the radius of nth orbit will be proportional to what? तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे अभी तक जो सवाल देखे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज में ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं ऐसी वैरायटी। सो सारे पीवाईक्यूज खत्म करेंगे तो आपका काम सेट हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में खासकर। ओके तो सर यहाँ पे स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले आप पता कीजिए द फोर्स विच इज मेकिंग रिवॉल्व दैट इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर पाथ, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। सही बात है ना? तो सर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अपने को सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है F इज इक्वल टू माइनस, इसको डिफरेंशिएट करो R के टर्म्स में, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर रहने दो और ये आपको हो जाएगा सिंपली से 2r। ठीक बात है सर, 2 से 2 अपना मर गया। दिस इज इक्वल टू योर माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। देखिए नेगेटिव साइन सिर्फ यही बताता है कि आपको अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। अच्छा, बाकी हमको ये भी समझ में आता है कि भैया वो जिस भी ऑर्बिट में है जहां पे रेडियस r है, फोर्स को आप बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स से भी इक्वेट कर सकते थे। यही फोर्स आपको सेंटर की तरफ लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन पे, तो इस फोर्स की जगह आप, इस F की जगह आप बेसिकली mv स्क्वायर बाई r भी लिख सकते थे, एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, है ना। नेगेटिव साइन का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो खाली इतना बताता है कि फोर्स आपको सेंटर की तरफ है। अच्छा, तो यहां से सर अपना मास से मास जो है वो तो उड़ गया। सर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये वाली r को वहां भेज दोगे तो r स्क्वायर, यानी फिलहाल अपना v जो है वो r के प्रोपोर्शनल आया। लेकिन इससे अभी तक हमें नहीं पता चला कि r और nth ऑर्बिट में क्या रिलेशन है। इसके लिए आपको एक और इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज योर बोहर्स क्वांटाइजेशन, दैट इज योर mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। अब ध्यान से देखिए, हमें r चाहिए, हमें v में कोई रुचि नहीं है, तो v को हटाइए। यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका v, अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो भैया आपका v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई r। समझ रहे हो? n और r को राइट साइड ले गए तो v आपका प्रोपोर्शनल है n बाई r के। तो अगर हम यहां पे इस v को रिप्लेस करें इससे, क्योंकि v आपको n बाई r के प्रोपोर्शनल है, तो v की जगह आप यहां पे n बाई r प्रोपोर्शनल टू r कर सकते थे, यानी कि सर n इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, देयरफॉर
R is proportional to n to the power half, यानी कि रूट n, which makes your option number 1 is the correct one. ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा तहलका नहीं था इसके अंदर. अच्छा, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6. Experimentally, it is found that 12.8 volt electron energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये. इतना एनर्जी एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड to required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. So the orbital radius of the electron in the hydrogen atom is this. तो x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हमको बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दे रखा है, 1/4πε0 दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सर ये वाली वैल्यू क्यों दिया सर ये वाली वैल्यू क्यों दिया, मतलब कुछ इस्तेमाल करना है क्या उस चीज का? बिल्कुल. देखिए आपके पास यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी है अभी तक जितने भी आपसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं. यहाँ पे आपको आपका ठीक ठाक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है. आपका प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर काट रहा है, बढ़िया है सर. तो हमसे कहता है कि देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा ताकि ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाए. तो दोनों अभी बेसिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट. अच्छा, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी स्पीड से घूम भी रहा है ना. तो ये आपको बेसिकली सवाल बाइंडिंग एनर्जी का ही हो गया, जो आप इवन ग्रेविटेशन में भी करते हो कि आपका कोई सैटेलाइट होता है जो कि प्लैनेट का चक्कर काट रहा होता है, तो सैटेलाइट के पास आप टोटल एनर्जी क्या लिखते थे? -GMM/2R, यही ना लिखते थे. ये कहां से आता था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो सर यहां पे भी तो होगा, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन का एक काइनेटिक एनर्जी. तो सपोज कीजिए कि सर ये बाइंडिंग एनर्जी आपको निकल के आती है लेट अस से -10 जूल. इसका मतलब आपको इस सिस्टम को पॉजिटिव 10 जूल देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए. तो अगर इस सवाल में हमको कहा कि आपको इतना एनर्जी देना पड़ा, इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का, वो पक्के तौर पे -12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा. इतना आपको एनर्जी रहा होगा ताकि आप इतना ही पॉजिटिव एनर्जी जब दोगे तो सिस्टम का टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा. और 0 का मतलब क्या है? सिस्टम आपको सब पार्टिकल आपको एस्केप कर चुके हैं. बात समझ में आई? तो ग्रेविटेशन से आप इसको बेसिकली कोरिलेट भी कर सकते थे, लिंक भी कर सकते थे. अच्छा सर, तो सर ग्रेविटेशन में तो आपने बताया, सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी वही है. अगर आप जो आपका बेसिक फॉर्मूला डिराइव होता है ना, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप इसका डेरिवेशन में कभी घुसोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि बिल्कुल वही चीज फॉलो होता है. यहां पे भी आपका जो टोटल एनर्जी है या फिर जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है, राइट, जो आपकी टोटल एनर्जी है, समझिएगा, आपको जो यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी, जैसे वहां पे आपको -GMM/2R है, यहां पे आपको -KQ1Q2/2R ही होता है. बिल्कुल यही है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. हाँ सर, यहां पे हमारा दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, दोनों का ही तो मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट. माइनस साइन आ ही क्यों रहा है? क्योंकि आपका एक नेगेटिव चार्ज था वहां पे. एनीवेज, तो यहां पे दोनों चार्ज की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये आपको बेसिकली KE²/2R हो जाना है. सही बात है सर. नाउ दिस इज इक्वल टू ये आपका टोटल एनर्जी है ना, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपने दी, विच इज 12.8, यानी कि 12.8 ना KE²/2R के बराबर होगा. आपका जो KE²/2R है, इसको आप इक्वेट कर सकते थे 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे बात आती है इसको अच्छे से प्रॉपर्ली सॉल्व करने की. एक तो इंटीजर टाइप सवाल भी है. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को आप इस वाले इलेक्ट्रॉन से उड़ा दो, सही बात है. अच्छा, अगर नहीं उड़ाते तो आप इस EV को हटा के क्या लिखते? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो लिखते, वही लिखते ना यहाँ पे. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसको कट कर देता. हम तो बोल रहे पहले ही कट कर दो, हटाओ इसको.
बढ़िया। अब यहाँ पे k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अभी भी एक तो आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, राइट। 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमको चाहिए, दिस इज योर 12.8। इसको हमको बेसिकली अब सॉल्व करना है, बाकी अब अपने पास यहाँ पे और कुछ बचा नहीं। तो सर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम सर यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुली देखें, ये डेसिमल को हम इस वाले डेसिमल से तो हटा ही सकते हैं, एंड इसको हम यहाँ पे बेसिकली 8 लिख सकते थे। ये इसको कट कर रहा है क्या, एक बार ट्राई करें क्या। 8 एंड 6 आ रहा है सर, 16 आ रहा है सर यहाँ पे। यानी कि सर r इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई आपका नीचे में एक 16 भी आएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमको 10⁻⁻10 चाहिए था, ऊपर में एक 9 चाहिए था, यानी कि x ही क्या है सर, ये जो 16 निकल के आया है ना, वही इसका मतलब अपने को x होने वाला है। ठीक है, चलिए शाबाश। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपको एक चुनना था। कई बच्चों के लिए ये सवाल थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, और देखा जाए तो ये सवाल डेंजरस ही है। इससे मिलता जुलता सवाल आपको जेईई एडवांस में भी एक बार पूछा जा चुका है, एंड कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आपको इसमें जो सवाल का जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है वो आपके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जैसा ही है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ 3-4 शब्द आपके लिए लिख भी दिया है कि अगर आपको क्यूरियोसिटी आता है तो आप इसको रीड मार सकते हैं इंटरनेट पे जाके, है ना। आपको ये एनसीईआरटी या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में, हमारी जो रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स होती है, आपको वहाँ पे ये देखने नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ वहाँ इंटरनेट में आपको इसको सर्च करना पड़ सकता है। ये जो सवाल है दैट इज बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बेसिकली आपको कई प्रकार के मॉडल होते हैं जो आपको न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करता है। उसमें से वन ऑफ द मॉडल्स है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और इसके अंदर बेसिकली आपको 5 प्रकार के एनर्जीज को डिस्कस किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। एक आपका वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम्ब एनर्जी, असिमेट्री एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, राइट। आई एम अगेन स्पीकिंग, कोई जरूरत नहीं है ना कि पहले इसको करने लग गए और आपका जो मेन सिलेबस है उसको नहीं कर रहे हो। पहले मेन सिलेबस पे फोकस कीजिए। ये आपका टेक्निकली सिलेबस का एज सच कोई हिस्सा नहीं है, बट स्टिल अब आपके मन में आएगा कि सर ये सवाल फिर दिया ही क्यों। देखिए यहाँ पे एक चीज उन्होंने अच्छा किया था, ऑप्शन की सेटिंग उन्होंने बड़ी ही आसान करी हुई है। इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको आप एग्जाम में क्रैक कर सकते थे, और सिर्फ उसी के दम पे ये पूरा सवाल में आपको 4 नंबर मिल जाता। कहता है फॉर अ न्यूक्लियस this having mass number a and atomic number z, सबसे पहला है the surface energy per nucleon is this much, right। जो बेसिकली आपको सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो ये आप बेसिकली पढ़ते नहीं हो, सो आपको लगेगा कि सर हम इसको कैसे मार्क कर सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा चाहते तो, हालांकि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने का कोशिश कर सकते थे। सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेसिकली आपका ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सरफेस की बात की जा रही है, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो सर कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा फील आ रहा है कि भैया एनर्जी सरफेस की बात की, सरफेस पे जो एनर्जी उसकी बात की जा रही है, और सर अगर सरफेस ज्यादा होगा तो हो सकता है एनर्जी भी ज्यादा हो। सरफेस ज्यादा होगा तो वहां पे न्यूक्लियॉन्स की ज्यादा न्यूक्लियॉन्स की होने के चांसेस बन सकते हैं, तो हो सकता है वहां पे एनर्जी ज्यादा हो सर। तो सर सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कुड बी प्रोपोर्शनल टू surface energy per nucleon could be proportional to your surface area which is basically r square, right। समझिएगा सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि सर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, न्यूक्लियन का मतलब आपको यहाँ पे क्या होता है, ये ए को कहते हो न्यूक्लियंस, राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का समीशन। अच्छा सर, सो बेसिकली सर इसके प्रोपोर्शन होना चाहिए आपका ये वाला जो टर्म है सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा ना, अगर सर हम इसको देखें, हमने एक चीज पढ़ा हुआ है कि आपका जो ये r होता है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3। अगर सर हम ऐसा देखें तो हमको सर यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये a टू द पावर ऊपर में 2/3 हो जाएगा और नीचे में ऑलरेडी एक a है। अगर सिर्फ ये कहता ना कि सरफेस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो a टू द पावर 2/3 हमको दिख रहा था, लेकिन पर न्यूक्लियन देके आपको
कह रहा है कि नीचे में एक a भी होना चाहिए, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -1/3, जो कि ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपको पॉसिबल नहीं है, राइट। बी ऑप्शन ऐसा था जो आप क्रैक कर सकते थे एग्जाम में, और इसी के दम पे पूरा सवाल खत्म हो जाता। द कूलम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी इज समवॉट दिस। तो आपको बेसिकली ये टर्म्स को बस आइडेंटिफाई करना है, इक्वेशंस में बनाने की कोशिश करनी है। कूलम कॉन्ट्रीब्यूशन टू कूलम, भैया कूलम्बिक तो हम लोग ये शब्द सुन के ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से आप इसको रिलेट कर पाते हो कि भैया आपके पास न्यूक्लियस है और इसके अंदर आपको प्रोटॉन्स है। समझ रहे हो मेरी बात को? भैया कूलम इंटरेक्शन तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, न्यूट्रॉन के बीच में कहां से हो सकता है? वहां पे तो आपका न्यूक्लियर फोर्स है। तो सर यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है सर, ऐसी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है ना, आपको बेसिकली इंटरेक्शन हो सकता है, इंटरेक्शन होगा ही होगा, हो सकता है क्या? अच्छा सर, Z क्या है? बेसिकली आपका एटॉमिक नंबर, जो कि आपको बताता है कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सर टोटल कितना इंटरेक्शन होगा? अगर यहां पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो टोटल कितना बार इंटरेक्शन होगा? तो हर दो का पेयर बनाना पड़ेगा ना, दैट इज योर NC2। समझ रहे हो? आपको नंबर ऑफ इंटरैक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो वो तो आपको सर यहाँ पे NC2 होगा। N मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? Z, तो ZC2 विच इज इक्वल टू व्हाट? Z फैक्टोरियल अपॉन योर 2 फैक्टोरियल Z माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि सर Z इंटू Z माइनस 1/2। तो सर इतना नंबर ऑफ आपको इंटरैक्शंस होगा, इतने आपको पेयर ऑफ यूनिक प्रोटॉन्स बनने वाले हैं। अच्छा सर, इतने आपको यूनिक पेयर्स हैं। ओके, सो सर व्हाट विल बी दी कूलम कंट्रीब्यूशन? सो उनके बीच में आपको बेसिकली देयर इज सम एनर्जी। क्या है सर वो एनर्जी? सर क्या है वो एनर्जी? दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, आपको क्या होता है फॉर्मूला? KQ1Q2/R। मानते हो ना? KQ1Q2/R। हाँ जी सर, K को हटाओ, सब आपका यहाँ पे कांस्टेंट में ना मिल जाने वाला है। सर Q1 Q2, तो भैया सारे के सारे तो आपको प्रोटॉन ही है, समझ रहे हो? सारे के सारे आपको प्रोटॉन ही है, तो आप क्या कर दोगे? एक प्रोटॉन का चार्ज अगर आपका Q है तो बेसिकली Q स्क्वायर, और कितना पेयर बन रहा है? इतना पेयर बन रहा था, तो Z इंटू Z माइनस 1/2 टाइम्स योर रेडियस, एंड रेडियस को आप क्या लिख सकते थे? A टू द पावर 1/3। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि सर ये वाला चीज भी आपको यहां पे मिल रहा है, लेकिन नीचे में यहां पे A टू द पावर 4/3 है, लेकिन आपको A टू द पावर 1/3 होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपको पॉसिबल नहीं है, और ऑप्शन नंबर 2 में B दे रखा है, 4 में B दे रखा है, 3 में B दे रखा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जहां पे B नहीं है। तो यही इकलौता ऐसा ऑप्शन था जिसके दम पे ये सवाल NTA मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि आप इसको सॉल्व कर जाए, क्योंकि बाकी सब तो अपने नहीं पढ़ते हैं, राइट। वॉल्यूम एनर्जी अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, मतलब हालांकि ये किसी किताब में मैं आपको मेंशन नहीं रहता है, तो इसको आप कैसे मार्क कर पाएंगे? द वॉल्यूम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आपको बेसिकली A, ये आपको बेसिकली सही स्टेटमेंट है, राइट। डिक्रीज इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ये आपको सही स्टेटमेंट है, जो कि आप अगेन सरफेस एनर्जी में ही पढ़ते हैं। While estimating the surface energy, it is assumed that each nucleon interacts with 12 nucleons. यानी कि आपको अंदर में हम ऐसा कहते हैं कि एक न्यूक्लियन के सराउंडिंग में आपको लगभग 12 न्यूक्लियंस ही होते हैं। क्या ये, अच्छा सरफेस की बात की जा रही है कि सरफेस पे आपको एक के सराउंडिंग में 12 होते हैं, जो कि आपको फॉल्स है, तकरीबन 3 के आसपास इसको लिया जाता है। तो ये वाला आपका बेसिकली गलत है, तो C और D यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बट अगेन आई एम रिपीटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि इसको लेके बहुत ही बात विवाद आपका हो रखा है। ये ऑप्शन को ढूंढना मुश्किल नहीं था, और ऑप्शन की सेटिंग ऐसी ही की गई थी ताकि आप इसको एटलीस्ट मार्क कर पाते, क्योंकि इसको ढूंढना आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसके दम पे इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलिए बाकी क्यूरियोसिटी अगर हो, समय अगर हो, तो आप इसको रीड मार सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव same de Broglie wavelength when the ratio of their momentum is dash. So de Broglie wavelength is equal to h by mv, और mv क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम ही तो होता है। सो de Broglie wavelength का ये फॉर्मूला हो गया, हमसे कहता है
प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। भैया डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर दोनों का सेम है मतलब दोनों का मोमेंटम भी तो सेम हुआ। हमसे क्या पूछा? रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम 1:1। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। मास का रेशियो थोड़े ना पूछा, मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा था, है ना। खेल गया एंटी आपके साथ वहां पे। चलिए, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 242 and binding energy per nucleon as 7.6 mega electron volt breaks into fragments each with a mass number 121. If each fragment nucleus has a binding energy per nucleon as 8.1 mega electron volt, the total gain in binding energy is going to be how much? ध्यान से देखिएगा, आपके पास पहले एक न्यूक्लियस है, इसका आपको मास नंबर जो है वो 242 है, एंड इसकी आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेसिकली दे रखी है, दैट इज योर 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपको ये बेसिकली टूट जाता है दो में, ये आपको दो में ब्रेक हो रहा है, 121 ईच, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज हियर 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ नहीं है ना, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, भैया इनिशियल टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता करो, फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता करो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। समझ रहे हो भैया? यहां पे आपको जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है इनिशियल, वो कितना हो जाएगा? ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है? 242। तो 242 मल्टीप्लाइड बाई 7.6 करोगे ना, तो ये आपका हुआ टोटल बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल। और सर फाइनल कितना हो गया? फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना है? अगेन दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई किया, 8.1 इंटू 121, और ऐसे ऐसे दो है तो 2 से और मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज द गेन, व्हाट इज द इंक्रीज, व्हाट इज द इंक्रीज? फाइनल माइनस इनिशियल। तो सर 121 इंटू 2 ऑलरेडी आपका 242 हो रखा है, 8.1 माइनस योर 242 मल्टीप्लाइड बाई 7.6। तो सर 242 मल्टीप्लाइड बाई 8.1 माइनस 7.6 आपको कितना हो जाता है? 0.5। सो दिस becomes your 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर यहां पे जवाब कितना हो जाएगा अपना? 121। देख रहे हो? सवाल को पढ़िए, लिखिए डेटा, आंसर आएगा। अब देखिए इस सवाल को, अ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज रेड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 3 days। समझिएगा, शुरुआत में आपके पास अगर N0 अमाउंट था, राइट, N0 अमाउंट था, तो एक हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाता है? अगर एक हाफ लाइफ हुआ, राइट, तो N0 अमाउंट N0/2 हो जाएगा। एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? ये और आधा हो गया, और एक और हाफ लाइफ के बाद ये और आधा हो गया। N0/4 का आधा क्या होगा? N0/8। यानी कि सर 1 2 3 तीन हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 हो गया। और हमको यही तो बोल रहा सवाल में, रेडियो एक्टिव मटीरियल रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इन 3 days। तो सर 3 हाफ लाइफ लगा उसको, और यहां पे 3 days में ऐसा हुआ है। तो सर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे हाफ लाइफ आपको 1 day है? एक दिन अगर हाफ लाइफ होगा तो 3 दिन में आपको 3 बार हाफ लाइफ अप्लाई हो गया वहां पे, आधा 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 करके। तो सर हमको पता चल गया सिस्टम का आपको हाफ लाइफ कितना है। अब कह रहा है कि इफ इतना केजी ऑफ द मटीरियल इज लेफ्ट आफ्टर 5 days, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मटीरियल इज हाउ मच? समझ रहे हो? तो यहां पे आप क्या लिख सकते थे? अगर शुरुआत में आपके पास टोटल N0 है, तो N0 डिवाइडेड बाई 2 to the पावर 5 दिन का मतलब है 5 हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ 1 day है तो 5 दिन का मतलब है 5 हाफ लाइफ, यानी कि N0/2 to the power 5। ये आपको सवाल में दे रखा है इतना, दिस इज इक्वल टू योर 8 इंटू 10 to the power -3 kgs। यही ना कह रहा है कि भैया शुरुआत में इतना था, 5 हाफ लाइफ के बाद आपके पास इतना ही बचा है। तो बताइए शुरुआत में आपके पास कितना था? समझ रहे हो? दिस इज इक्वल टू योर N0 इज इक्वल टू 2 to the power 5। सर 2 to the power 5 कितना होता है? सर व्हाट इज 2 to the power 5? That is going to be your 32. This is your 32 into 8 times 10 to the power -3 kgs। हमको आंसर देना है ग्राम्स में, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको गायब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
दूनी 16, एक हाथ, 8 तिया 24, 25. So this is going to be your 256 grams, which makes your option number 4 as the correct one. क्लियर है? चलिए, तो हाफ लाइफ के सवाल आप इस तरीके से भी सोच सकते थे. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको. फोटो इलेक्ट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. होता क्या है, आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट है व्हाटएवर, और यहाँ पे आपको लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे आपको एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जिस कारण से आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकल रहे हैं तो हम उसको एक पाथ दे देते हैं. यहाँ पे हमने एक आमीटर लगा दिया है और हमने इसको ग्राउंड कर दिया है. तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है उसको एक पाथ मिल गया और वो इलेक्ट्रॉन इस आमीटर से पास करता है. आमीटर में डिफ्लेक्शन होता है जिसे हम यहाँ पे फोटो करंट का नाम दे देंगे. समझ रहे हो मेरी बात को? बढ़िया है सर. तो सर क्या इंटेंसिटी को, इंसिडेंट रे की इंटेंसिटी को बढ़ाने से फोटो करंट आई क्या बढ़ जाएगा? देखिए, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स, पहले अगर 100 फोटॉन गिर रहे थे पर सेकंड इस सरफेस एरिया पे, तो हो सकता है कि बाद में 1000 गिर रहे होंगे. तो भैया ज्यादा फोटॉन गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इससे पास करेगा पर सेकंड तो ज्यादा करंट भी होगा. तो क्या ये सही है? फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो करंट बढ़ा. तो सर ये स्टेटमेंट सही लग रहा है हमको. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी with which photoelectrons are emitted depends on the intensity of incident light. गलत भैया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है दैट इज इक्वल टू योर इंसिडेंट एनर्जी h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे माइनस योर वर्क फंक्शन. ये तभी बढ़ेगा जब इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो ये गलत है आपको. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये बात एकदम सही है, अभी अभी हमने इसको दिखाया आपको. द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये तो गलत बात हुई ना भाई साहब. द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. मतलब म्यू की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. एच म्यू आपको फाई से बड़ा या इसके बराबर होगा तब जाके आपको एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा. तो फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकले. इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता है बेसिकली. काट इसको. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. काटिए इसको. तो ए और सी आपको सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चलिए. सो कॉन्सेप्ट आपके बढ़िया रहेंगे तो इस प्रकार से आप भी करेंगे इसको. ठीक है, अच्छा. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा इन द बार्मर सीरीज इज व्हाट? ध्यान से देखिएगा. इवन आप अगर एटॉमिक का एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है ना, उसको आप जब एक बारी ओवरव्यू करेंगे तो वहां पे आपको एच अल्फा एच बीटा क्या है वो बताया हुआ है. पहली बात देखिए, अपने को क्या पता रहता है कि बार्मर सीरीज में क्या होता है. ये आपका n इज इक्वल टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है और n इक्वल्स टू 5 है. ठीक बात है. बार्मर का मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पे आ रहे होते हैं, वो आपको हायर से 2 पे आ रहे होते हैं. ठीक बात है सर. ये आपका बार्मर सीरीज है. ये होता है आपको बेसिकली एच अल्फा सीरीज, ये आपको होता है बेसिकली एच बीटा. राइट, एच बीटा लाइन बेसिकली, नॉट सीरीज. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एच अल्फा एंड एच बीटा. अब तो सर खेला खत्म है ना. यहाँ पे वेवलेंथ, सो बेसिकली 1 बाई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. पूरा खेल तो आपका प्रोपोर्शनलिटी पे ही खत्म हो जाता है. सर अगर हम इस वाले की बात करें, मान लीजिए वहां पे आपको वेवलेंथ लैम्डा 1 है, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 3 से 2 पे आ रहे हो. सो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9. राइट, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1. 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये सर आ रहा है 5 डिवाइडेड बाई 36. और दूसरा अगर हम बात करें 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू, इसकी बात करें अगर हम लोग तो हमको 4 से 2 पे आना है. तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 बाई 4 का स्क्वायर 16. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 1 बाई
लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे आप 16 को एलसीएम लोगे और 4 - 1 आपको 3 आ जाएगा। हमें सवाल में चाहिए रेशियो ऑफ दिस बाई दिस, हमें चाहिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, हमें चाहिए लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको सीधे लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ही निकल के आएगा और ये आपको हो जाएगा 3/16 डिवाइडेड बाई 5/36। ओके सर, ना इफ आई लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, ये आपको हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपको 9। सो ऊपर में हो जाएगा आपको 27 और नीचे में आपको हो रहा है 20। तो यहां पे नीचे 20, तो x कितना है, x ही तो आपको सर होगा 27। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़े, बढ़िया एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज L, राइट। आपके पास एक इक्वेशन होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π और ये mvr ही बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, बोहर्स ऑर्बिट आपको कई जगह आपको देखने मिलेगा कि बोहर्स ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको कहा जाता है। तो यहां पे जब आपसे बोला गया द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज L, यानी कि n को अगर आपने 1 पुट किया, सो बेसिकली h/2π ही आपको सवाल में कहता है L, क्योंकि ये तो आपको है ना एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n को अगर 1 पुट किया तो आपको ये कितना आ रहा है, h/2π। सो बेसिकली L क्या है, L है आपको h/2π। फिर हमसे बोला इफ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू रिवॉल्व इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी व्हाट। n को 2 पुट करो, n को 2 पुट कर दो भैया। अगर तुम n को 2 पुट कर दोगे तो आपका जो नया वाला एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू 2h/2π और h/2π l के बराबर था, सो दिस बिकम्स योर 2l। दिस इज योर फाइनल एंड दिस वाज योर इनिशियल। तो सर चेंज कितना आया, चेंज आया आपको फाइनल जो कि आपको 2l के बराबर है और इनिशियल आपको l के बराबर है, सो दिस बिकम्स योर l। तो चेंज आपको l का ही आया है। क्लियर एकदम? चलिए आसान सा सवाल था, आपको बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर इज दिस मच। भैया गैस का टेम्परेचर से कैसे रिलेट करे सर, सिंपल है ना, थर्मल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी है सर। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है ना। अपने को एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं चाहिए भाई साहब, अपने को तो कोरिलेट करना है। आपका सारा सवाल यहाँ पे रेशियो पे चल रहा होता है, राइट। अच्छा, दिस इज योर h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सर हमको इतना पता है कि गैस का काइनेटिक एनर्जी जो है ना टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चाहे आप 3/2 kT का फॉर्मूला देख लो, चाहे आप इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो विच इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस FRN/T/2। तो सर आपका काइनेटिक एनर्जी ना टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इज समथिंग लाइक दिस अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के, आपको क्योंकि T के प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। बस खत्म। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर दिस मच इज लैम्डा 1। अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 600 केल्विन तब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सेम गैस कितना होगा। सेम गैस यानी सेम सिचुएशन आपको क्रिएट करके ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1/T2। लैम्डा 2 हमको चाहिए, लैम्डा 1 ही लेने के लिए कहता है। इनिशियल टेम्परेचर हमको 300 केल्विन दे रखा है और फाइनल टेम्परेचर हमको 600 केल्विन दे रखा है। सो दिस कैंसिल आउट, दिस बिकम्स दिस। सो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/√2। सो दिस मेक्स ऑप्शन नंबर विच वन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव का सवाल लग रहा है देखने में। द डिके कांस्टेंट फॉर अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज दिस मच। लैम्डा अपने को देता है 1.5 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। एटॉमिक ऑफ द सब्सटेंस इज, सो बेसिकली एटॉमिक मास बोलना चाहता है, इज 60 ग्राम्स पर मोल, राइट। सो m इज इक्वल टू 60 ग्राम्स पर मोल, ठीक बात है। अब अवोगाड्रो नंबर भी दे रखा है। द एक्टिविटी ऑफ
1 माइक्रोग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डैश इंटू 10 टू द पावर 10 becquerel। BQ बेसिकली आपको स्टैंडर्ड यूनिट ही है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। CPS हो गया, साइकिल्स पर सेकेंड हो गया, BQ हो गया, सब आपको सेम ही यूनिट है। इसीलिए जरूरी है कि आप मेक श्योर करें कि हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का आपको 6-7 कॉन्सेप्ट वीडियो आप उसको कवर करें, कम से कम टाइम में आपका पूरा खत्म हो जाना है। सब कुछ वहां पे मेंशन्ड है, आपको ये भी मेंशन्ड है, ये वाली यूनिट भी। सर एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी आपका बेसिकली होता है n इंटू लैम्डा, खत्म। n बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर यहां पे एटम्स कहेंगे हम। तो सर 1 माइक्रोग्राम्स में कितना नंबर ऑफ एटम्स है? पहली बात तो 1 माइक्रोग्राम्स का मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स? ये आपको n इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, आपको आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंटू लैम्डा। सर n आपको कितना हो जाएगा? दिस अपॉन एटॉमिक मास। सो 1 माइक्रोग्राम का मतलब है 10 टू द पावर -6 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 60, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स हो गया। एवोगाड्रो नंबर है आपको 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, अपने को यहाँ पे इतना दे रखा है, दैट इज योर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक बात है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 6 इसको कट कर देगा तो ये सर अपने को 10 हो जाएगा। अपने को 10 टू द पावर 10 बनाना है, तो व्हाट वी कैन सी हियर इज 10 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -12, तो सर ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11। तो सर यहां से अगर एक 10 हम इसको दे दें तो मेरे पास बच रहा है 15 इंटू 10 टू द पावर 10 becquerel, यानी कि सर ये आपको जो भराएगा ना, ये 15 भराएगा। 15th नंबर क्वेश्चन का आंसर 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज T। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेटिंग 7/8 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल मास विल बी हाउ मच। कहने का मतलब है कि अगर शुरुआत में आपके पास m था या फिर m0 था, तो उसमें से 7/8 खत्म हो गया, तो बचा कितना? m0/8। यही कैच है, बच्चा 7/8 समझता है बचा है, नहीं, वो तो खत्म हो गया, वो तो उड़ गया सिस्टम से। आपके पास बचा है m0/8, तो भैया ये तो अब सिंपल सी कहानी है। शुरुआत में m0 था, एक हाफ लाइफ के बाद m0/2 बचा होगा, एक और हाफ लाइफ के बाद m0/4 बचा होगा, और एक और हाफ लाइफ के बाद m0/8 बचा होगा। तो 1 2 3 टोटल टाइम कितना हो गया? 3t। टोटल टाइम 3t है, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो? चलिए बात करते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। ओहो हो सर, ग्राफ दे दिया। सर ग्राफ देख के पहले ही पसीने छूट रहे मेरे तो। द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एज अ फंक्शन, सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन लिखो बाबा। E, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल बोलता है V0 लो, तो हम लोग भी V0 लेंगे। H इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस योर वर्क फंक्शन, यानी कि सर V0 इज इक्वल टू H/E इंटू म्यू माइनस 5/E। अब आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी अगर ये 5 है मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर 14 है। ये सब आपको स्टैंडर्ड है वोल्ट्स में ही। अच्छा सर, हमको बोलता है भैया वर्क फंक्शन बताओ सरफेस का कितना है। आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस ग्राफ का ही तो है। सर इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, इस कोऑर्डिनेट पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ रहा है? इस कोऑर्डिनेट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको बेसिकली 0 है, और फ्रीक्वेंसी सर 5 है, 5 इंटू 10 टू द पावर 14। हम तो कह रहे हैं कि ये डेटा को इस इक्वेशन में पुट करो ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, h बाई दिस इंटू दिस माइनस 5 बाई दिस, तो सर यहां से हमको दिख रहा है कि 5 इज इक्वल टू सिंपली h इंटू न्यू। हमको निकालना ही तो है वर्क फंक्शन। h कितना है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड बाई, और फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 14। सर ये आएगा आंसर जूल्स में। हमको जूल्स तो नहीं बोला, हमको बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दो, तो इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब पेशेंटली कैलकुलेट करो, 10 टू द पावर -19 14 यानी 33, इसको कट किया तो 10 टू द पावर -1 बच रहा है। यहां से आप इस डेसिमल को उड़ा सकते थे, सो दिस बिकम्स योर
8 एंड दिस बिकम्स योर 33। तो सर यहाँ पे 5 इंटू 33 दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 15, 65, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए सारे ऑप्शंस आपको मतलब ठीक ही है, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन या फिर अच्छे से भी डिवाइड कर लो, क्या ही तकलीफ है आपको जीवन में। इसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो 8 2 आपको ये परफेक्टली जाएगा इसके साथ, एंड दिस विल बिकम 648 समथिंग लाइक दैट, 10 टू द पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो रफली 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे सर सबसे प्यारा आंसर लग रहा है इसके पास, कौन सा, 2.07। तो सर ऑप्शन नंबर 3 को टिक मार जाएंगे अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राइट। ओके, इफ 917 angstrom be the lowest wavelength of Lyman series, then the lowest wavelength of Balmer series will be what? तो फिर से मैं आपको एक बार क्लैरिटी दे दूं कि भैया वेवलेंथ लोएस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन जहां से भी जंप किया है, राइट, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। ये आपका n इक्वल्स टू 1 है, ये आपका n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 3 है, ऊपर में आपका n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। लोवेस्ट लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि 1 पे आना है। तो लोवेस्ट वेवलेंथ कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। और एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन आपको इंफिनिटी से 1 पे कूद रहा होगा। इस केस में आपको एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है और इस केस में आपको वेवलेंथ मिनिमम निकला होगा, और ये आपका लाइमन सीरीज का भी पार्ट है। तो सर हमको समझ में आ गया कि ये जो आपका 917 एंगस्ट्रॉम है, पहले तो एक काम करो, लैम्डा 1 बोल देते हैं। सो 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू, 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू, इंफिनिटी से 1 पे आना है तो 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे लिए 1 बाई लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 ही बच रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बामर की, तो बामर का मतलब है कि भैया इंफिनिटी से तुम 2 पे कूद रहे होगे, इंफिनिटी से 2 पे कूद रहे होगे, तब जाके आपको बामर का मिनिमम वेवलेंथ मिला होगा। मान लीजिए कि इसमें आपको लैम्डा 2 वेवलेंथ निकला, तो सर हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू, इंफिनिटी से 2 पे आना है तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर, यानी कि सर दिस इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 4, इक्वेशन नंबर 2। अपने को सर चाहिए यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू, सिंपल सी बात है। तो 1 को और 2 को आपस में डिवाइड कीजिए, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये आपको आ जाएगा 4, यानी कि सर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा 1, एंड लैम्डा 1 इज नथिंग बट 917। तो ये आपको आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, और आपसे आंसर एंगस्ट्रॉम में ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना, 4 7 कितना हो जाएगा, 28, 2 हाथ 4 1 2 6 4 9 36। तो सर 3668 एंगस्ट्रॉम, 3668 शुड बी द आंसर। क्लियर है? चलिए आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0। If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, stopping potential is this much. Threshold wavelength for this metallic surface will be what? अगर मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन फाई है तो फाई आप लिख सकते थे hc डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमसे ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। सो बेसिकली आपको 2 बार कंडीशन दिया है तो 2 बार इक्वेशन बना लो। समझ रहे हो? आपका क्या होता है इक्वेशन, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू hc बाई पहली बारी इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा है माइनस योर वर्क फंक्शन की जगह इस बार हम ये लिखेंगे hc बाई दिस मच, इक्वेशन नंबर 1। दूजा मेरे लिए क्या है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो हमने इसको लिखा है E V0 बाई 4 इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई, और लैम्डा की जगह हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो सर मटेरियल का सेम ही होगा, वो थोड़ा ना बदल जाएगा। समझ रहे हो? वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। हमको चाहिए सर यहां से लैम्डा TH की वैल्यू। क्या करो, दोनों को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर आप यहां पे दोनों तरफ
यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर यहाँ पे तो ये 4 कटेगा ना। तो सर क्या हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट नहीं कर सकते? EV0 और ये भी EV0, यानी सर ये वाली टर्म इसके बराबर होनी चाहिए। लिखो दिस टर्म, यानी कि सर HC डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस HC डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड, this is your 4HC divided by 2 lambda minus your 4HC divided by lambda threshold। सबसे पहली बात तो सर ये HC को हटाओ यहां से, ठीक है, इसको काट के सर यहां पे 2 लिख दो। अब सर यहां पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस वाले टर्म को आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो 4 बाई लैम्डा TH माइनस 1 बाई लैम्डा TH इज 3 बाई लैम्डा TH इक्वल्स टू 2 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा इज नथिंग बट 1 बाई लैम्डा, यानी कि सर जो लैम्डा TH है ना वो आपको आ रहा है 3 टाइम्स लैम्डा, विच मेक्स ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20th। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ 5 लाइन को देख के घबराना नहीं है। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स A and B initially have same number of atoms। अच्छा, the half life of A is same as the average life of B। half life of A is same as average life of B। half life होता है log 2 divided by lambda, तो यहां पे lambda A लिखेंगे, और ये जो आपका है ना एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ वो सिंपली होता है 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा B लिखेंगे। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि सर लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा B मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2, और लॉग 2 आपको तकरीबन 0.693 के बराबर होता है। तो सर इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या इससे आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई लैम्डा B में तुम एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 1 से छोटी है, राइट? यानी कि लैम्डा B आपको पक्का लैम्डा A से बड़ा हो जाएगा, लैम्डा A यानी कि आपको लैम्डा B से छोटा रहेगा, है ना। तुम सपोज कीजिए यहाँ पे आपको 5 था, तो 5 को तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू तो 5 से छोटी हो जाएगी, तो लैम्डा A लैम्डा B से छोटी है आपको, और यही तो हमें यहाँ पे देखना था। अच्छा, यहाँ पे तो हालांकि हमें कंपेयर भी नहीं करना, हमें एक्चुअली में यही चीज लिखना था। ओहो, इतना लंबा क्या किए, लैम्डा A इज इक्वल टू लैम्डा B इंटू लॉग 2, कहाँ चला गया? ऑप्शन नंबर 3। झूठ मूठ का हम लोगों ने यहाँ पे ये भी एनालाइज कर लिया, है ना। हालांकि ये जो आपको चीज थी आपको 2021 के एक PYQ में देखने के लिए मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की, है ना। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? A monochromatic light is incident on a hydrogen sample in a ground state। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से। A monochromatic light is incident on a hydrogen sample in ground state। Hydrogen atoms absorb a fraction of light and subsequently emit radiation of 6 different wavelengths। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन भैया कहां पे थे? n इक्वल्स टू 1 पे थे, ग्राउंड स्टेट बोला है ना शुरुआत में। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। हमसे कहता है कि भैया आपको शुरुआत में इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ थे, आपने इस पूरे सिस्टम को एनर्जी दिया, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हुआ। जब वो एक्साइट होके वापस से डी एक्साइट हुआ तो देखा गया आपको 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रहे, तो 6 है भैया स्पेक्ट्रम। समझ रहे हो? 6 कब मिलता था? 6 कब मिलता था आपके पास? याद है आपको एक इक्वेशन है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, 6 आपको मिल रहा है ना, n माइनस 1/2। इसको सॉल्व अगर तुम करो, 12 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, यानी कि सर n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आपको n की वैल्यू 4 निकल के आएगी। यानी कि सर ये हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करी, और ये इलेक्ट्रॉन भैया आपको जंप करके पहले यहां पहुंच गए थे, और फिर यहां से जब वो डी एक्साइट हो रहा है तो वो अलग अलग तरीके से बार बार डी एक्साइट हो सकता है, जिस कारण से आपको टोटल 6 वेवलेंथ निकल सकते हैं। हमको सर पता चल गया कि वो चौथी में गया था। द फ्रीक्वेंसी, अब समझिएगा,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच। हमें h कहता है इतना ही लेना, अपने मन से कुछ मत ले लेना h को, हमको कहता है कि h की वैल्यू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड लेने के लिए। सर हमको ये पता चल गया कि आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो 1 से 4 पे गया था, और हमसे कहता है जब आपको ये पता चल गया कि वो 1 से 4 पे गया था, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो लाइट फॉल की थी, जिसका एनर्जी वो पा के एक्साइट हुआ, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यही पूछ रहा है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज व्हाट। ठीक बात है सर। सो दैट फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है, तो जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट का वो कितना है, एनर्जी जो इंसिडेंट लाइट का है दैट इज योर h इंटू न्यू। सो बेसिकली यहां से यहां का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो पक्का आपको h इंटू न्यू के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि सर यहां से यहां जब वो जंप मार रहा है, तो जो एनर्जी का आपको डिफरेंस आ रहा है, वो एनर्जी का डिफरेंस आप किस इक्वेशन को इस्तेमाल करके लिख सकते थे। यू कुड हैव यूटिलाइज्ड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, 13.6 और अदर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये आपको एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट है, और फिर इसी प्रकार से आप एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट भी निकाल सकते थे। तो सर यहां से यहां आपको जब इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा तो कितना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ा, दैट इज दिस मच, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन यहां से यहां का। ठीक है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो एनर्जी जो है आपको इंक्रीज करता जाता है। सो हमें जब एनर्जी डिफरेंस लिखना चाहिए तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। ये जो आपका इंसिडेंट एनर्जी है h इंटू न्यू इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। दिस इज इक्वल टू h इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज गोइंग टू बी हाउ मच, -13.6 जेड स्क्वायर बाई, इसको आप 4 का स्क्वायर लिख दो, माइनस, और यहाँ पे E1 है जो कि अगेन माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 से जा रहे हो तो 1 का स्क्वायर। सो ये आपको हो जाएगा h। अब आप चाहो तो h की वैल्यू को डाल सकते हो, और ये सारा राइट साइड में ये सारी चीज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो h आपको यहाँ पे देता है 4.25, दिस इज योर 4.25 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, राइट, मल्टीप्लाइड बाई योर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखिए z की वैल्यू तो 1 है ना, हाइड्रोजन है, तो ये आपको 1 हो जाएगा। सो यहां से आपको कितना आ रहा है 13.6, 1 माइनस 1 बाई 16, और ये जनाब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बेसिकली कट जाएगा, आपके पास यहाँ पे सेकंड बच रहा है, तो सब चीज जब राइट साइड जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आपको सेकंड इनवर्स में आएगी, जो कि आपको आनी भी चाहिए थी। तो सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली टर्म जो कि आपको है 4.25 10 टू द पावर -15 इज इक्वल टू यहां तक। ठीक बात है सर। अच्छा, बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। अब यहां पे 10 टू द पावर 15 है, हमें x की वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा अगर यहां से हम जगह को क्लियर कर दे तो 10 टू द पावर -15 ऊपर जाके तो 10 टू द पावर 15 आपको दे ही देगा। सवाल उठता है सर इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे। हाँ, इसको आप पेशेंटली सॉल्व कीजिए। व्हेन यू पेशेंटली सॉल्व इट यू विल बी अमेज्ड कि वो आपको है ना एकदम बिना किसी डेसिमल के आपको ये कैंसिल होने वाली चीज है। 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 4.25 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो ये आप जब सॉल्व करोगे ये आपको निकल के आएगा 3। तो यहाँ पे आपको 10 टू द पावर 15 है ऑलरेडी, तो ये आपको x3 हो जाने वाला है। यू कैन इजिली सॉल्व दिस वन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहां से एंड लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. The ratio of de Broglie wavelength of proton and electron having same kinetic energy would be how much? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। de Broglie wavelength is equal to your h by mv, and हमसे कहता है कि भैया दोनों का
काइनेटिक एनर्जी सेम है तो अंडर रूट ऑफ 2mk का इस्तेमाल करो। अब दोनों के लिए h भी सेम है, k भी सेम है, तो लैम्डा आपको सिर्फ m पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। हमको चाहिए रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। जनाब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको कहता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को m ही रखो और ये आपको हो जाएगा me मल्टीप्लाइड बाई 1849। तो सर यहाँ से me आपको आपस में मर गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1849 एंड यू विल बी अमेज्ड कि भैया ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देने वाला है। व्हेन यू डू दिस यू विल फाइंड कि आपको 43 निकल के आएगा नीचे वाला, तो 1/43 विच मेक्स ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट वन। ठीक है, सिंपल सवाल था, बिल्कुल भी मुश्किल उसमें नहीं था कुछ भी। ध्यान से देखिए, द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज व्हाट। सिंपल है सर, ये तो सर एनर्जी का फॉर्मूला पूछ लिया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n की जगह 2 लिखोगे और z क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, तो z की जगह भी आप 2 ही लिखोगे। भैया जब z भी 2 लिखोगे, n भी 2 लिखोगे और दोनों जगह स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तब तो ये सर कट के 1 ही हो जाएगा, तो ये आपको घूम फिर के -13.6 दोबारा से आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की। अ न्यूक्लियस disintegrates into 2 nuclear parts in such a way that ratio of their nuclear size is 1:2 to the power 1/3. Their respective speed have ratio n:1, तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट किया 2 न्यूक्लियर पार्ट्स में, सो बेसिकली आपके पास पहले ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था, फिर आपको ये 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक कर गया, सो बेसिकली काइंड ऑफ एक्सप्लोजन जैसा आप समझिए। एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है v1 स्पीड से, तो एक इधर भाग रहा है v2 स्पीड से। मुद्दे की बात यह है कि भैया शुरुआत में मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 ही होगा। इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, तो यानी कि सर इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर फाइनल मोमेंटम भी 0 है, मतलब दिस मोमेंटम इज इक्वल टू दिस मोमेंटम, तो आपने यहां पे लिखा सर m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2। बढ़िया है सर। इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर न्यूक्लियर साइज इज 1:2 to the power 1/3। देयर रेस्पेक्टिव स्पीड हैव द रेशियो व्हाट। तो सर हमको v1 v2 तो यहां से दिख रहा है, व्हाट अबाउट मास, व्हाट अबाउट मास सर? ध्यान से देखिएगा जनाब, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम करते हो ना, सो मास बेसिकली आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सो डेंसिटी आपका बेसिकली कांस्टेंट है, सिर्फ इसी की नहीं, किसी भी न्यूक्लियस की बात करेंगे आपको डेंसिटी यूनिफॉर्म मान के चलते हैं, तभी आपका ये इक्वेशन डिराइव होता है, r इज इक्वल टू r0 a to the power 1/3 फॉर एनी न्यूक्लियस। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी कि सर मास आपको वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, मास आपको वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो सर हम यहाँ पे मास को हटा के बेसिकली वॉल्यूम दोनों तरफ लिख सकते थे, और वॉल्यूम क्या है, मास अगर आपको वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो सर वॉल्यूम तो रेडियस क्यूब के प्रोपोर्शनल है, 4/3 पाई आर क्यूब। सर मास यानी कि r क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और तो और सर रेडियस आपको a to the power 1/3 के प्रोपोर्शनल था। एनीवेज हमको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इस सवाल में ना न्यूक्लियर साइज का रेशियो दे दिया है, तो आप यहाँ पे चुपचाप से मास को रेडियस के क्यूब से रिप्लेस कर सकते थे। यहाँ पे आप इसे रेडियस के क्यूब से रिप्लेस कर सकते थे, राइट? अच्छा, नाउ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सर रेडियस का हमको यहाँ पे रेशियो दिया है, हमसे स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज v1 बाई v2, सो दैट इज इक्वल टू r2 बाई r1 का होल टू द पावर क्यूब। आपको जो दिया हुआ है वो r1 बाई r2 है, हमें पुट करना है r2 बाई r1, तो इसको उल्टा करो, यानी कि 2 to the power 1/3
अपॉन 1 होल टू द पावर 3, सो दिस बिकम्स सर 2:1। तो हमसे n ही तो पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। A proton and an alpha particle are accelerated from rest by 2 volt and 4 volt potential respectively. The ratio of de Broglie wavelength is what? तो de Broglie wavelength को आप ऐसे लिख सकते थे, अंडर रूट, पहले आप इसको कन्वर्ट करते हो अंडर रूट 2mk, और काइनेटिक एनर्जी को आप बेसिकली लिख सकते थे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे उसे एक्सेलरेट कराया गया। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल दोनों का ही मास अलग, दोनों का ही चार्ज अलग, और इस सवाल में दोनों का ही पोटेंशियल जिसके थ्रू से एक्सेलरेट कराया वो भी अलग अलग। सो यहाँ पे बेसिकली आपको जो लैम्डा है वो इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है, मास, चार्ज एंड पोटेंशियल। यानी कि आपको हमें जो रेशियो पूछा गया, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन अपॉन अल्फा, तो लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा कि अगर हम बातचीत करेंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, v, और इस प्रकार से। तो सर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मास ऑफ अल्फा 4 गुना होता है, ये 4m/m लिख सकते थे। अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा का मास 4m, प्रोटॉन का चार्ज अगर q है तो अल्फा की चार्ज 2q, ठीक है। और ये तो हमको दे रखा है अल्फा पार्टिकल के लिए 4 वोल्ट है और उस जनाब के लिए 2 वोल्ट है। बस इसको सॉल्व कर लो, m से m मर गया, 2 से 2 आपका मर गया, 4 4 16 अंडर रूट, यानी कि सर 4:1। ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, बात करते क्वेश्चन नंबर 26 की। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। A 12.5 electron volt electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. आपके पास इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? The number of spectral lines emitted will be what? वाह, interesting, very very interesting question. Now focus here, look here very very carefully. n इक्वल्स टू 1 है ना, n इक्वल्स टू 1, और हाइड्रोजन गैस की बात की जा रही है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। देखिए आपको बेसिक एनर्जीज तो याद ही रहती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51, 0.85, चाहो तो एक और लिख लो, है ना, क्योंकि वही तक याद भी होता है मेरे को, उसके ऊपर का तो मेरे को भी याद नहीं है। n इक्वल टू 5, ये आपको हो जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बात है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। सर इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जाके जब इसके इलेक्ट्रॉन से आपको कोलाइड करेगा, राइट? सो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपना एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये एक्साइट करेगा, और फिर जब वो डी एक्साइट करेगा तो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रहे होंगे। लेकिन सर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहा होगा तो आपको देयर माइट बी सम लॉस ऑफ एनर्जीज आल्सो ड्यू टू द कोलिजन। सर वैसा भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा हमको ये देखना है कि भैया कहां तक ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब जंप मार सकते थे। मान लीजिए कि भैया कोई 1 पैसा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, 12.5 को एग्जैक्टली ये एब्जॉर्ब कर पाए, तो ये कहां तक जा सकते हैं? चेक करो, यहां से यहां, या फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, आपको बेसिकली सारे एनर्जी डिफरेंसेस को चेक करने पड़ेंगे। आपको एक बारी ये भी करके देख लो। सो बेसिकली दिस इज, इसको E1 बोल लो, इसको E2 बोल लो, इसको E3 कह लो, इसको E4 कह लो। तो अगर हम यहाँ पे जनाब E1 की बात करेंगे, सो बेसिकली आप दिस माइनस दिस करोगे, सो एट द एंड ऑफ द डे क्या आ जाएगा, 13.6 माइनस योर 3.4, सो ये आपको कितना निकल के आ रहा है,
20 इतना। अच्छा सर, बढ़िया है सर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे E2 की बात करें, अगर हम यहाँ पे E2 की बात करें तो दिस माइनस दिस, जो कि आपको इवेंचुअली 13.60 और 1.51, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आपको 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपको 12, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ रहा है। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे जनाब E3 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, यानी कि दिस माइनस दिस, सो ये आपको हो जाएगा 13.60 और ये आपको हो रहा है 0.85 सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये 5 है तो ये 7 हो जाएगा, ये आपको बेसिकली 12 ऐसा हो जाएगा। बस अब और मत करो, क्योंकि भैया E3 1 से 4 पे जाने का मतलब है इट हैज टू एब्जॉर्ब 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसिडेंट ही इतना है, यानी कि सर E3 तो हो ही नहीं सकता, और अगर E3 नहीं होगा तो E4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें E2 की, तो E2 आपको बढ़िया लग रहा है देखने में, 12.09 का मतलब है कि इसमें से थोड़ा सा आपको लॉस हुआ होगा और 12.09 वो एब्जॉर्ब करके आपको थर्ड वाले पे चला गया होगा। और थर्ड वाले पे जाने का क्या मतलब है? थर्ड वाले पे आपको जाने का मतलब है कि जब वो लौटा होगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा? n इंटू n माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2, यानी कि ये आपको निकल के आ रहा है इवेंचुअली 3। तो सर ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है, वो 3 पे जाएगा और जब लौटेगा डीएक्साइट होगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड कैन बी 3। सर क्या E1 नहीं ले सकते थे, क्योंकि E1 के केस में आपको 10.2 है, तो सर इसमें से 10 पॉइंट लिया होगा, 10.2 लिया होगा, बाकी आपको सर यहाँ वहाँ कुछ एनर्जी लॉस हो गया होगा, वो भी हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड, हालांकि इनको लिखना चाहिए था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि आपको पॉसिबल है, तो आपका आंसर 3 बोलने में आपको उतना मजा भी आता, राइट? सो आई एम एक्सपेक्टिंग, या फिर आई एम गेसिंग कि वो वही पूछना चाह रहे थे कि भैया कितना ज्यादा से ज्यादा आपको स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकता है, जिस केस में आपको E2 जो है सबसे सही बैठ रहा है। ठीक है, 3 पे जाके डीएक्साइट करके आपको वो 3 स्पेक्ट्रल लाइंस दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन का जो आपको एनालिसिस पोर्शन है वो आपको अच्छा है। ठीक है, अब ये देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल है, देख के ही बच्चा छोड़ जाए, लेकिन एनटीए ने यहाँ पे जो है ध्यान से आपको दिया है ताकि आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा डीके इज दिस मच, यूरेनियम है, थोरियम, हीलियम, और ये आपको क्यू वैल्यू है। सो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डीके इज व्हाट? सो बेसिकली आपको सबसे पहले निकालना चाहिए होता है मास डिफेक्ट, इधर का मास पक्का इस वाले मास से ज्यादा होगा, तभी आपको यहाँ पे मास डिक्रीज हुआ है, तो आपको बेसिकली एनर्जी रिलीज होता है सिस्टम से। तो सर हमको मास डिफेक्ट का मतलब है दिस मास माइनस दिस मास करना चाहिए, है ना? अब देखिए एकदम बच्चों लोग की तरह सॉल्व करो, कुछ भी हाईफाई नहीं करना है, इसमें से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या है? 238.0560, इसको लिखो 234.04,360, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, 0.070 डेसिमल, ये आपको 4 है ना, इतना आ गया। अब इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट करो, 4.00260, समझ रहे हो? फिर से 0, ये आपको 4, ये आपको 6, यानी कि 4000। तो सर ये बेसिकली आपका आया मास डिफेक्ट, इतना मास का आपको लॉस हो रहा है। द एनर्जी रिलीज्ड, तो क्या हो जाएगा एनर्जी रिलीज्ड? इसको आप 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 0.0044 मल्टीप्लाइड बाई योर 931.5, ये आपको फिर इवेंचुअली आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। हमको आंसर पूछा भी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो बेसिकली आपका जो यहाँ पे काम है, जो आपका धर्म बनता है, वो ये है कि इस दोनों को आप शांति से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, यहाँ पे आपको 44 दिख रहा है, आप यहाँ पे 44 लिखेंगे,
यहाँ पे आपके पास 931.5 है और यहाँ पे आपके पास 10⁻⁻⁴ है। सो आप सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो कि कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क आपको नहीं दिया जा रहा है। आप इसे मल्टीप्लाई करें, फिर आप यहाँ पे 10⁻⁻⁴ करेंगे तो आपको जो आंसर है डेसिमल में आएगा, लेकिन आप उसको बहुत आसानी से 4.0 समथिंग आएगा। आप उसको राउंड ऑफ जब करेंगे ना, तो ये आपको जो पार्ट है वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकल के आ जाने वाला है। सो 27 का आंसर इज योर 4, है ना। तो आप देखिए ये वाला सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28, राइट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स फॉर टू मेटल सर्फेसेस A and B having work function this in nanometer is going to be what? हमको कहता है कि भैया HC को इतना लो, HC को इतना लो। देखिए ये जो आपका एनर्जी और लैम्डा में एक रिलेशन होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा नोट्स में यहाँ वहाँ, कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू योर 1 2 4 3 समथिंग करके, है ना, डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये लैम्डा नैनोमीटर में आ जाता है, राइट। सो बेसिकली आपको यहाँ पे ना HC का वैल्यू 1243 नहीं बोल के बोलता है 1242 लो, 1242 लो। और आपको एनर्जीज यानी कि आपको जो यहाँ पे वर्क फंक्शन तो दे ही रखा है। वर्क फंक्शन क्या होता है? HC बाई लैम्डा, बात को समझिएगा, HC बाई लैम्डा, और लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा? HC बाई वर्क फंक्शन, ठीक है। अब हमसे कहता है कि आप HC को है ना क्या लो, इतना ले लो। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू HC बाई फाइव 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू, क्योंकि HC तो आपको दोनों में सेम ही होगा, दैट इज इक्वल टू HC बाई फाइव 2। हमसे क्या बोला? हमसे बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ्स फॉर द टू मेटल सरफेस A एंड B इज गोइंग टू बी हाउ मच। तो आप यहाँ पे बेसिकली इसको ऐसा A और A कर दो, आप इसको यहाँ पे B और B कर सकते हैं और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। सिंपल है ये तो सर ये तो घना ही सिंपल है। तो सर लैम्डा A माइनस लैम्डा B इज इक्वल टू HC, ये आपको हो जाएगा 1/5A माइनस 1/5A। HC की वैल्यू आपको ऑलरेडी इतनी दे रखी है, दैट इज योर 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। 5A की वैल्यू आपको इतनी है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपको दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यूनिट कन्वर्जन की तो कोई चिंता ही नहीं थी, और नैनोमीटर बच रहा है, तो आपको आंसर जो भी आने वाला है ना वो आपको नैनोमीटर के टर्म्स में आएगा, ठीक है। सो 1242 यहाँ पे आप देखिएगा ये आपको 1/9 है, और 4.5 को आप लिख सकते थे 2/9, ठीक है। अब देखिए आंसर के नेगेटिव से मत घबराइए, हमने यहाँ पे लैम्डा A माइनस लैम्डा B किया है, आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही देना था, यानी कि आप लैम्डा B माइनस लैम्डा A कर लेते तो पॉजिटिव आंसर आता। तो ये आपको बेसिकली आ रहा है यहाँ से -1/9। सो देयरफॉर जो डिफरेंस है ना, आप इसको अब चाहो तो लैम्डा B बाई लैम्डा A कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई योर 9। तो इसको आप कैंसिल करके देखो क्या कट रहा है क्या। एक बार ये आपका जाएगा 9 1 3 बचेगा तिया, तो 9 तिया 27 7 आ जाएगा, सो 138। सो 138 नैनोमीटर शुड बी योर करेक्ट वन, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओहो अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर न्यूक्लियर फिजिक्स, अगेन अ क्वेश्चन ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स। सो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, in the given a nuclear reaction the approximate amount of energy released will be how much। तो सेम डिट्टो सवाल है जो अभी हमने आपको देखा था, तो आपको यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है मास डिफेक्ट, इधर का मास माइनस इधर का मास। तो ये वाली मास बेसिकली आपको ये वाला टर्म लेना चाहिए 238, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तो 931.5 है जो कि आप बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर ये आपको कितना हो जाएगा 238.05079। इसमें से हमें माइनस करना है ये वाला टर्म, दैट इज योर 234.043
0.63। अच्छे से आराम से माइनस कीजिए, 6 1 ये आपको हो जाएगा 7, ये 0.04। अब यहाँ पे इस वाले से ये वाली चीज को आपको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज योर 4.00260, राइट। तो ये आपको बेसिकली 6 हो जाएगा, यहां से आपको ये 5 आएगा, ये वाली चीज 6 हो गई, तो ये आपको बेसिकली फिर 4 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 0 0। तो सर ये हमारा हो गया है आपको मास डिफेक्ट। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं या फिर क्यू वैल्यू की बात करते हैं, तो दिस इज सिंपली योर 0.00456 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें तो इसको आप लिख सकते थे 456 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -5, है कि नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो ना, आपके ऑप्शंस थोड़े से डिस्टेंट अपार्ट ही है, आप यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन कर सकते थे। 456 समझिएगा हम क्या यहां पे करना चाह रहे हैं, 456 यानी कि 456 एक ऐसा नंबर है जो कि 450 से बड़ा है। सो 450 मल्टीप्लाइड बाई इसको 900 मान लो एक बार के लिए, 450 का मतलब है 900/2 इंटू योर 900, राइट। 99 आपको बेसिकली 81/2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। सर हमने ये नंबर भी इससे थोड़ी सी छोटी ली और ये नंबर भी इससे हमने थोड़ी सी छोटी ली, तब आपको आता है 81/2, यानी कि सर ये 40, यानी कि सर 4 के आसपास आंसर आना चाहिए, 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब वास्तविकता में ये दोनों वैल्यूज जो है इससे ज्यादा है, यानी आपको आंसर 4 से बड़ी ही होनी चाहिए। जब यहां पे आपको 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तब जब हमने ये वैल्यू छोटी ली तो वास्तविकता में तो थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको आंसर 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी नहीं। तो 4 से छोटी ये थी, ये नहीं हो सकती है, 4 से बड़ी जो है क्लोज में, वो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिख रहा है। दिस इज जस्ट सम स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन। बाकी तो आपको इज्जत से इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको एग्जैक्ट आएगा। हमने आपको एक रास्ता दिखाया कि एग्जाम में आप इसको कैसे अप्रोच मार सकते थे, कर सकते थे, ठीक। चलिए, द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, भैया रेडियस का सवाल है तो रेडियस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला, राइट। Second orbit of helium plus of Bohr's model is R1, and that of fourth orbit of beryllium 3 plus is represented as R2. The ratio R2 by R1 is what? So यहाँ पे हम directly R2 by R1 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं जनाब N2/N1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई योर Z1 by Z2। सर व्हाट इज N2? सर 2 नंबर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम में क्या बोल रहा है, फोर्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पे 4 लिखा। हीलियम में सेकेंड ऑर्बिट, तो यहां पे 2 लिखा, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z1। हीलियम का Z क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि 2। और बेरिलियम क्या होता है भैया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये 4 है। ये इसको कट करेगा तो 2, ये इसको कट करेगा तो 2, 2 का 2 स्क्वायर, नीचे एक 2, यानी सर ये आपको कितना बच रहा है, 2। तो आंसर कितना है, x की वैल्यू कितनी है, सिंपली 2, ठीक है। चलिए आसान सवाल, सिंपल सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब ये सवाल आपको दिखाता है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट ये जो आपके सेमीकंडक्टर से, ईएम वेव से कम्युनिकेशन है, मॉडर्न फिजिक्स है, थोड़ा बहुत आप चाहो तो ऑप्टिक्स को भी रीड मार सकते हैं, जहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शंस है, उनको रीड करना कितना ज़रूरी है, ये एग्जैक्ट चीज़ आपको है ना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, ग्राफ के फॉर्म में भी है और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी है हूबहू। कहता है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर इन द रेंज 30 to 170, राइट। तो हमसे यहाँ पे कह रहा है कि 30 से लेके लगभग आपको 170 तक है ना, आपका ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट है, सेम चल रहा है, जो कि आपको सत्य है। और ये सत्य आपको इवन लिखा पड़ा है एनसीईआरटी में, द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ 30 to 170। तो सर ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका रीजन भी आपको एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट
न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड, क्या यही शब्द का इस्तेमाल है? न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ऊपर वाले का सही रीजन भी दे रखा है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बाकी इसके नीचे आपको कुछ और भी सेंटेंसेस मेंशन थे, आप उसको जाके रीड कर सकते हैं थोड़ा सा और इसको डीप में समझने के लिए। बट वंस अगेन आपको बस मुद्दा यही है बताने का कि भैया एनसीईआरटी को आप रीड मारे, आप उसको आखिरी के लिए बचा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके चेकलिस्ट में होना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ चैप्टर्स हमें एनसीईआरटी के रीड करने चाहिए। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आउट ऑफ माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, अब ये बेसिकली आपको ईएम वेव के साथ क्लब्ड हो गया है। अल्ट्रावायलेट रेस आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस। देखिए मेटालिक सरफेस पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इन तीनों में आप जब एनसीईआरटी को भी खोल के देखोगे ईएम वेव्स के चैप्टर में, तो अल्ट्रावायलेट का जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना वो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड से ज्यादा है। तो ये सही बात है कि अल्ट्रावायलेट आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इस प्रोसेस के लिए। above the threshold frequency the maximum kinetic energy of photoelectron is inversely proportional to the frequency of incident light। ये कैसी बात है भैया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की निकलती है, राइट, दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो सर फ्रीक्वेंसी और इसमें तो आपस में लीनियर संबंध है, इनवर्स कैसे बोल सकते हैं अपने? सर ये तो सर फॉल्स हो गया है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 आपको फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। एन एटम एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, इतना वेवलेंथ का वो फोटोन एब्जॉर्ब किया, एंड एमिट्स अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर का मतलब है वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। कहने का मतलब है कि 50 जूल एब्जॉर्ब किया तो 40 जूल एमिट किया होगा, यही कहना चाहता है ना वो लोग। अच्छा सर, द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम इन दिस प्रोसेस इज दिस मच। तो सर यही तो हमने अभी भी समझा, 50 जूल एब्जॉर्ब किया, 40 जूल एमिट किया तो 10 एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब जो आंसर होगा आपको एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 एनर्जी किसके लिए? E1 एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, E2 एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वेवलेंथ। सही बात है सर। अब सिंपल सी बात है, एनर्जी आपको होगा hc बाई लैम्डा 1 माइनस योर hc बाई लैम्डा 2। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में है ना आपको h की वैल्यू दे रखा है, तो यहां पे वो 1 2 4 3 0 वाले कॉन्सेप्ट में मत घुसेगा। अगर सवाल में आपको h या ऐसी कोई वैल्यू देता है ना, यानी कि उसको इस्तेमाल करो ताकि आंसर आपको एक ढंग का निकल के आए। समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर ये कर तो लोगे लेकिन ये आएगा निकल के जूल्स में और हमको आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट? यानी कि इसको बाद में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। मानते हो? मानना ही पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू योर hc 1 बाई लैम्डा 1 माइनस 1 बाई लैम्डा 2। सर लैम्डा 1 इतना है, लैम्डा 2 इतना है, सो एक काम करो इसकी वैल्यू ही सीधे क्यों नहीं पुट कर देते हो? दिस इज योर 500 माइनस 1 बाई 600 और नीचे में दोनों नैनोमीटर था, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 9 हमको नीचे दोनों से कॉमन बाहर निकालना पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करो, h और c की भी वैल्यू को यहां पे पुट करो। h हमको कहता है भैया इतना लो, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और सर एक काम करो ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड भी कर दो ताकि आपका आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाए। सो बेसिकली हमें अब इस चीज को सॉल्व करना है। बाकी मेरा यहाँ पे काम बन गया, हमको 10 टू द पावर माइनस 4 बचा के रखना है अपने जीवन में। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान से देखने का प्रयास भी करें, आपका डेसिमल से डेसिमल हम यहाँ पे उड़ा सकते हैं। दिस इज योर 8 एंड दिस विल बिकम योर 33। ठीक बात है।
देखिए नीचे में मेरे पास 10 टू द पावर माइनस 19 है, यहां पे 10 टू द पावर माइनस 9 यानी कि 10 टू द पावर माइनस 28, ऊपर गया तो 10 टू द पावर 36, तो इफेक्टिवली 10 टू द पावर 2 बचा। सर ये जो 100 है इस दोनों 100 को कट मार देगा, तो यहां पे सर क्या बच रहा है मेरे पास, प्यार से लिखो, ध्यान से लिखो, 33, यहां पे 3, तो सर 33 यानी कि 399, नीचे में एक 8 है मेरे पास, तो सर यहां पे 8 दे दिया, और तो कुछ नहीं है, नहीं है सर, मल्टीप्लाइड बाई, सर यहां पे 1/5 माइनस 1/6, तो सर ये आ रहा है 1/30, ठीक है। तो सर ये तो मजा नहीं आया, 10 टू द पावर माइनस 4 कहां से लेके आएंगे, वो तो है ही नहीं। अभी बताते हैं, अगर नहीं आया है तो लाओ, अपने मन से इतना मल्टीप्लाई करो। अच्छा सर, इसमें से ये इसको कट किया तो ये आपको 1000 बन जाएगा, 3 इसको कट किया तो ये 33 बनेगा, और सर 8000 को कट करता है तो 125 बन जाता है। यानी आंसर सर मेरा 125/33 होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ये वाला टर्म तो ऑलरेडी मेरा मल्टीप्लाइड है ही है, राइट। अब ये आप कर सकते हो ना, बेसिकली ये आपको कितना हो जाएगा, 375, 375, तो 5 2 1 इतना सा 4125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू योर 4125, एंड दैट इज द ब्यूटी व्हेन यू सी सच अ वीडियो डिस्कशन, जहां पे आपको सिर्फ ये नहीं कहा गया कि सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, है ना, जहां पे मुझे पता है कि बच्चे फंस सकते हैं, दिखाया है कि डुएबल है। हालांकि यहाँ पे तो इंटीजर टाइप में था, आपके पास ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में 10 में से कोई 5 करना है, लेकिन अगर ये सवाल ऑप्शन में आ जाता तो आपको करना पड़ता। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भैया कैलकुलेशन को देख के ऐसे घबरा के भाग नहीं जाना है, उसको करना है, प्रयास करेंगे तो आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 1 टेक में चल रहा है ये सब रिकॉर्डिंग, है ना मेरी, मतलब और ये अभी तकरीबन आपको रात का 2 या 3 बज रहा है। चलिए 3 सवाल और बचा है, फटाक से इसको निपटाते हैं, फिर सेशन अपना खत्म हो जाएगा। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 साल, 5 साल में आधा हो जाता है। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डीके, ये नहीं पूछा है कि क्या बचा होगा, क्या खत्म हो गया इन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स का मतलब है कितना हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 5, एक हाफ लाइफ का मतलब होता है 5 साल, तो 5 साल 5 साल 5 साल, 3 हाफ लाइफ। यानी कि शुरुआत में अगर आपके पास एन नॉट था तो पहले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2, दूसरे हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2, और तीसरे हाफ लाइफ एन नॉट बाई 4, और तीसरे हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो गया एन नॉट बाई 8। यानी कि सर 3 हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 8 बचता है, तो 3 हाफ लाइफ के बाद 7 एन नॉट बाई 8 डीके हो गया होगा। शुरुआत में एन नॉट था, बाद में इतना है, तो डीके कितना हो गया, दिस माइनस दिस, दैट इज योर 7 एन नॉट बाई 8। यानी कि सर 7/8 फ्रैक्शन, 7/8 इज द फ्रैक्शन जो डीके हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, The de Broglie wavelength of an electron having kinetic energy E is lambda if the energy of electron becomes E/4। ओहो हो, मतलब इतना सारा अच्छा सवाल देखने के बाद ये सवाल। So this is your √2mk, k की जगह आप यहाँ पे चलो फिलहाल इसको k ही रखो, तो लैम्डा इज लाइक दिस, आपको रिलेशन इतना है। मास क्यों सर हटा दिया, क्योंकि भैया दोनों बार तो इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि दोनों बार आपको मास कांस्टेंट है और h तो होता ही कांस्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ नया वाला पूछ रहा है, यानी कि लैम्डा 2/λ1 इज इक्वल टू √k1/k2। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, इनिशियल लैम्डा आपको लैम्डा है, तो लैम्डा 1 की जगह लैम्डा लिख दिया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है E, और बाद में कितना है E/4, तो 4 आपको जनाब ऊपर चल जाएगा, तो ये आपको 2 बचा, यानी कि सर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा। क्या ये ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 3 है, बताइए, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, है ना। थक तो जाते हैं भाई साहब, 36 क्वेश्चन है भाई साहब। एज पर गिवन फिगर
A, B, C आर दी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड। अच्छा, एक्साइटेड एनर्जी है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? दिस इज n इक्वल्स टू 2। ये सेकेंड एक्साइटेड है, मतलब n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज कि यही फर्स्ट है यही सेकेंड है ना, खेल गया आपके साथ एनटीए ऐसा एक्साइटेड वर्ड को लिख के। of hydrogen atom respectively if the ratio of the two wavelengths lambda 1 by lambda 2 is this much 7/4n, तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल है। तो सर ये वैरायटी तो हमने इस सेशन में ही कम से कम, ये थर्ड वैरायटी है ऐसी। तो सर 1 by lambda 1 इज प्रोपोर्शनल टू, ये आपको 3 से 2 पे आ रहा है, यानी कि 1/4 माइनस 1/9, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो इतना आया है। यानी कि सर 1 by lambda 1 इज प्रोपोर्शनल टू, दिस बिकम्स 5/36, इक्वेशन नंबर 1। और हम बात करें 1 by lambda 2 की, तो ये सर 4 से 3 पे जा रहा है, यानी कि सर 1/9 माइनस योर 1/16, 3 का स्क्वायर और नीचे में 4 का स्क्वायर, राइट। तो सर यहाँ पे हमको थोड़ा सा ऐसा केयरफुल रहना चाहिए। 9 into 16 रखो और 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। इक्वेशन नंबर 2, हमको चाहिए लैम्डा 1 by lambda 2, हमको चाहिए लैम्डा 1 by lambda 2। तो इस सवाल में ना इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करो, राइट। तो जब ऐसा करोगे ना, 2 को 1 से डिवाइड करोगे, यानी कि ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तो आपको इवेंचुअली लैम्डा 1 by lambda 2 ही आएगा। फिर दिस बाय दिस भी करना पड़ेगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 9 into 16, और डिनोमिनेटर में ये है, यानी कि 5 नीचे तो 36 ऊपर चला जाएगा, जाने दो। अच्छा सर 9 4 4 4, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 4 into 5, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 5 है जनाब, n की वैल्यू आपको 5 है। तो यहीं पे आपका सेशन खत्म होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।